नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की और बता दें कि राजधानी में सर्दियों के साथ ही प्रदूषण सीजन की शुरुआत भी हो जाती है। पिछले 3-4 सालों से प्रदूषण को कम करने के लिए फोकस था, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिला है। 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहली तस्वीर है देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई से, जहां AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। वही दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सुबह सुबह प्रदूषण का स्तर बढ़ा है तो 300 के पार पहुंच चुका है AQI, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है इस वक्त क्या स्थिति है दिल्ली NCR में। चूंकि इस वक्त जो ये समय है, इसी समय में प्रदूषण का स्तर लगातार ऊपर उठता है और एक बार फिर से यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। हालांकि अभी ग्रैब 2 सिस्टम लागू कर दिया गया है और जैसे ही 400 के पार AQI चला जाएगा, ग्रैब 3 लागू कर दिया जाएगा। तो दम घुटू हवा जो है वो लगातार कहर बरपा रही है और आज बता दें 300 के पार AQI चला गया है। अगर मुंबई की बात की जाए तो 244 AQI लेवल बताया जा रहा है, जो कि बता दें कि ग्रैब 2 जो है दिल्ली में लागू हो चुका है। दिल्ली NCR की यही स्थिति है, हर तरफ सिर्फ सफेद चादर से नजर आ रहा है और ऐसे में दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से। अभी अजय, आप कहाँ मौजूद है, वहां की स्थिति क्या नजर आती है, क्या है वहां पे AQI लेवल? श्रुति, मैं इस समय आरकेपुरम विधानसभा में हूँ, जो मालवीय नगर जिला क्षेत्र पड़ता है। फोर्स इलाका है, VIP इलाका पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन काफी मात्रा में। दिल्ली की बात करें तो यहाँ का जो AQI लेवल है वो 286 के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि हर साल की तरह कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर जो हवा है AQI लेवल वो बढ़ता नजर आता है। लेकिन जो राजनीति है वो लगातार इसी समय गरमाती है। वो कहते हैं कि हम दिल्ली की जो प्रदूषण है उसको रोकने की तैयारी करते हैं। लगातार बयानबाजी होती थी कि पंजाब से पराली जलाई जाती है या हरियाणा से पराली जलाई जाती है या फिर उत्तर प्रदेश से, तो उसका जो धुआं है वो दिल्ली में आता है, उसकी वजह से प्रदूषण ज्यादा मात्रा में फैलता है। लेकिन अब इस तरह से दिल्ली सरकार भी बार बार बयानबाजी करती है, लेकिन इस बार जो बयानबाजी आ रही है वो कहीं अलग ही देखने को मिल रही है, क्योंकि तैयारियां नहीं हो पाती है। अगर बात करें कहीं भी दिल्ली के अंदर कैसा फॉक्स नहीं, जो वाटर लेवल लगाए गए हैं जगह जगह प्रदूषण को मुक्त करने की मशीनें लगाई गई, वो कहीं भी अभी तक चालू नहीं की गई हैं। यानी कि जब अभी NDMC की बैठक की गई, वहां पर मुख्यमंत्री को बुलाया गया, उस चर्चाओं पर क्या दिल्ली का जो प्रदूषण है वो किस तरह की स्थिति में है तो उसका जवाब नहीं दे पाए। तो देखिए, लगातार कहीं ना राजनीति होती है और सिर्फ नवंबर दिसंबर के बीच का ही होता है। 2 महीने अगर सरकार चाहे तो हो सकता है इससे पहले अगर तैयारी कर ली जाए तो दिल्ली की जो AQI लेवल है, जो हवा का जो जहर घोली जाती है, वो समाप्त की जाए। लेकिन सिर्फ जब तैयारी की जाती है तो 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद दिसंबर आता है तो बारिश का मौसम भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति हमेशा कोई सी भी पार्टी क्यों ना है, वो सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल जब जमीन पर निकलते हैं तो वहाँ 0 माइनस देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, और हमने देखा था इससे पहले सितंबर महीने में भी अरविंद केजरीवाल सामने आए थे। उन्होंने अपना पूरा जो नियम बनाए गए हैं और किस तरीके से कंट्रोल में करना है इस प्रदूषण को, वो भी हमारे सामने रखा था, मीडिया के सामने रखा था। लेकिन अभी जो स्थिति नजर आ रही है अजय, इससे लग नहीं रहा है कि काम चल रहा है, क्योंकि ग्रैब 2 सिस्टम लागू हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली NCR, खासकर दिल्ली की स्थिति कितनी खराब है इस वक्त। बिल्कुल, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि अभी नवरात्र ही खत्म हुए हैं। नवरात्र से पहले पोल्यूशन कम था, लेकिन उसके लगातार जैसे ही हवाएं तेज होने लगी, पोल्यूशन होने लगा, जो आसमान में धुआं है वो लगातार जमता नजर आता है। जो कण होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए काफी हानिकारक होता है, क्योंकि खांसी और सांस को लेकर के बड़ी समस्या होती है, उसके केस भी बढ़ते हैं। अस्पतालों के अंदर लोग मरीज जाते हैं, तो सबसे सामने यही आता है कि जो वातावरण दिल्ली का वो ज्यादा खराब होता है। साफ सफाई की अगर बात करें तो नाले जो कूड़े भरे हुए हैं, जगह जगह कूड़ेदान भी बने हुए हैं, खुले में कूड़ा डाला जाता है, लेकिन वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन धरातल का जो है राजनीति सामने जब क्योंकि हम लोग धरातल पर रहते हैं और धरातल जब सड़कों से गुजरते हैं तो कई जगह ऐसी जगह होता है कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है, क्योंकि स्मेल बहुत होती है। तो देखिए, कहीं ना राजनीति, BJP हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सिर्फ 1 महीने से 2 महीने के बीच में ही दिल्ली सुधारने की बात करते हैं। जैसे दिसंबर शुरू होगा उसके बाद दिल्ली के अंदर पूरा वातावरण खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक बात करें कि जनता को बेवकूफ बनाना है और वोट की राजनीति। तो अजय, पिछले दिनों कई बैठक भी हुई थी, परिवहन मंत्री खुद बैठक ले रहे थे। बैठक में कोई निष्कर्ष, कोई हल निकल पाए या सिर्फ बैठक नाम भर थी?
बिल्कुल, बैठक में जब चर्चा रखी जाती है तो सिर्फ वहाँ अंदर एक कमरे में बैठक की जाती है, लेकिन अगर उनको नेताओं को अगर निकलना है और बातचीत करनी है, बैठक करनी है, तो धरातल पर जाइए, कॉलोनियों में जाइए, रोड पर जाइए, वहाँ दिखता है कि हकीकत है क्या। तो देखिए, कहीं ना राजनीति होती है और दिल्ली के अंदर अब लाइट ऑफ और गाड़ी ऑन की बात करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम धरातल पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिक का कई बार एक्सपर्टों ने भी कहा है दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जो इतना बढ़ चुका है कि निकलना मुश्किल होता है। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, पोल्यूशन नहीं कम होगा, इको लेवल कम नहीं होगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से क्या लेवल यहाँ पे दिल्ली में प्रदूषण का है इस वक्त। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्याज की कीमतों में 25 से 50% का इजाफा हुआ है और कीमतें 50 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। व्यापारियों का कहना है कि थोक में इसकी कीमत 45 से 50 रुपए प्रति किलो चल रही है, इस वजह से ये 50 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। तो एक बार फिर से यहाँ पे प्याज के दाम बढ़ चुके हैं। इससे पहले टमाटर के दाम बढ़े थे, जो कि बताते हैं कि किस तरीके से ये महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। मंडी में प्याज खरीदना है, सामान खरीदना है, प्याज का रेट क्या पड़ेगा? मुझे रेट अभी महंगा हुआ, नवरात्रि पहले प्याज को 50 रुपये, अब शुरू हो गया 70 रुपये किलो हो गया। खरीद हमारे 70 रुपये का मिल रहा था, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो मिलता था। अरे भैया सौदा बिकाए दो यार, 60-70 होगी सौदा बिकाए दो भैया। ऐसा रहेगा, प्याज सीधा पड़ेगा 100 रुपये किलो। प्याज 100 रुपये किलो। कितना असर पड़ रहा है? भैया 500 रुपये पता नहीं सब्जी का रेट बढ़ा आज से सबसे पहले की बात करें तो प्याज कितना 200 रुपये चला है, 160 भी चला है, एक हफ्ता से मुख्य कारण इसका हम शॉर्टेज मान सकते हैं कि दूसरे चीज़ों अक्सर ऐसा होता है इन दिनों में, या फिर इस बार ही ऐसा हुआ ये अभी रेट बढ़ा है, ये जो बाहर से माल कम आएगा। तो दिवाली से पहले प्याज के दाम बढ़ चुके हैं। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आम लोगों को एक और बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली सब्जी तो प्याज ही है। बिल्कुल स्वीटी, अगर बात करें, देखिए प्याज के दाम में हमेशा बढ़ते नजर आते हैं। जैसे अभी बात करें नवरात्रि से पहले यही प्याज 20 से 25 रुपए पर केजी था, लेकिन जैसे नवरात्रि खत्म हुए ये प्याज जगह जगह 80-90 रुपए तक है। कुछ जगह 50 रुपए, जो बिल्कुल मीडियम साइज होता है वो 50 रुपए, साइज होता है वो 60-70 रुपए किलो है। तो देखिए, कहीं ना कहीं रसोई पे भी जो थोक विक्रेता होते हैं वो कहीं ना कहीं इस समय प्याज को रोक दिया जाता है। मंडी की अगर बात करें तो मंडी के अंदर गाड़ियों के अंदर प्याज काफी मात्रा में है, लेकिन जो पुरानी प्याज है वही रोकी जा रही है, क्योंकि अभी नई प्याज नहीं आएगी। जैसे दिसंबर शुरू होता है तो नई प्याज आना शुरू हो जाती है, कुछ प्याज हो जाती है, तो उसके साथ दाम भी घटते नजर आते हैं। तो देख, कहीं ना कहीं जो थोक विक्रेता है उसमें आम लोग पिसता नजर आता है, क्योंकि व्यापारी तो उसको रोकते हैं, लेकिन जैसे रेट बढ़ता है वही। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, उनकी कुछ गाड़ियां दिल्ली के अंदर घूम रही है, वही प्याज जो आज 80 रुपए किलो बिक रही है, वही प्याज वो 25 से 30 रुपए किलो बेचते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार की तरफ से 25 से 30 बेची जाती है और मार्केट में वो प्याज 80 रुपए किलो बेच जाती है। तो देख, कहीं ना कहीं व्यापारियों का भी इसमें जो झोल होता है। सरकार की बात करें, खुलेआम बात करें कि खुलेआम भी सरकार क्यों बेचती है 30 रुपए, क्यों ना वो मार्केट में तो आम लोगों को देती है। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो उनके हेडक्वार्टर है जहाँ पर वो जॉब करें, वहाँ 25 से 30 रुपए प्याज बेची जाती है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ उनको मिलती है। तो कहीं ना कहीं राजनीति इसमें फिर घुमाई जाती है कि प्याज के भाव महंगे हो गए, सरकार आप विपक्ष लोग लगातार सरकार सवाल उठाएगा। तो देखिए, आम लोगों को पीसने की तैयारी होती है। आम लोग हर समय जिधर से भी आप देखेंगे तो आम लोग ही पिसते हैं, क्योंकि गरीब लोग इस टाइप का नहीं पाते, तो अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। क्या आने वाले दिनों में यानी कि दिवाली तक ये दाम और बढ़ेंगे या यहीं पे सिमट के रह जाएंगे? क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? देखिए, प्याज के साथ साथ जो हरी सब्जी है उसके रेट भी 50-60 रुपए 80 रुपए पर केजी है।
ये खाली प्याज नहीं महंगी है, चाहे आलू की बात करें वो भी 30 से 40 रुपए किलो हो गया, गोभी की बात करें वो भी 60 रुपए है, कई ऐसी फल, मूली भी 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। तो देख कहीं ना हर सब्जी महंगी है, तो लेकिन यही होता है कि आने वाले वक्त प्याज और टमाटर लो उसके और भी रेट बढ़ेंगे, क्योंकि लोग इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो जो गरीब 50 रुपए की बात करें, जो मजदूरी करते हैं सुबह शाम तक 500 रुपए की, उनको ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो घर चलाएं या ये अपने जो रसोई का स्वाद लें। तो देखिए सरकार को सोचना चाहिए कि हर चीज सस्ते की, जब आप 25 से 30 रुपए प्याज सरकारी दफ्तरों के सामने बेच सकते हैं तो वो क्यों ना मार्केट में बेची जा सकती है, ताकि उन लोगों को भी उस प्याज का सुख उठा सकें। आपने व्यापारियों से बात की, क्या कुछ कहना उनका इस पूरे बढ़ते हुए दाम को लेकर, महंगाई को लेकर? देखिए अगर बात करें दुकानदारों ने साफ साफ कहा, कल भी हमने कई जगह ऐसी बात की थी कि भाई प्याज के रेट की, वो तो साफ कह रही है प्याज मार्केट में नहीं आ रही है, क्या करें, ऊपर से स्टॉक नहीं है, महंगाई है, गोदामों से अगर बात करें, कई लोगों ने कहा कि प्याज की कमी नहीं है, मंडियों में भरी हुई है गोदाम, लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो कहीं ना कहीं इस समय नवंबर से लेकर दिसंबर तक प्याज का भाव बढ़ा देते हैं और वो चलता है, यानी कि स्टॉक चलता है कि किस समय कहाँ पे क्या बढ़ाना है। तो देखिए कहीं ना कहीं व्यापारियों का फायदा होता है, और जब प्याज सड़ने लगती है तो वही प्याज जो आज 80 रुपए वही 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो बिकनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल देखना होगा जो आने वाले दिनों में ये दाम सिमट के रह जाते हैं या इसकी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आजम खान जेल में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लगातार आजम खान के चर्चे हैं। पहले कांग्रेस की आजम खान के लिए हमदर्दी थी, तो अब आजम खान के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ाने का काम कर रही है। जी हां, आजम खान के बाद अब उनके करीबी फरहत अली पर आईटी की गाज से यूपी में सियासी पारा हाई है। फरहत अली के साथ ही रामपुर में कई जगह आईटी की छापेमारी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। आजम जेल में और रामपुर में आईटी के छापे, आखिर क्या ढूंढ रहे इनकम टैक्स वाले? आजम खान के करीबी पर एक्शन, रामपुर आवास पर आईटी की टीम ने मारा छापा। इन दिनों आजम खान और उनके करीबी सियासी सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी कुछ रोज पहले की ही तो बात है जब कांग्रेसी नेताओं का जत्था आजम से मुलाकात को बेकरार था, मगर मुलाकात नहीं हो पाई। जेल प्रशासन ने कहा कि आजम खान कांग्रेसियों से मिलना नहीं चाहते, जबकि कांग्रेसी बोले कि पुलिस प्रशासन ने मुलाकात करने ही नहीं दी। मगर अब खबर रामपुर से आ रही है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी फरहत अली खान के रामपुर के आवास पर आईटी ने छापा मारा है। फरहत अली पूर्व सभासद हैं और आजम खान के बेहद करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार सुबह लगभग 9 बजे फरहत अली के घर पर छापा मारा है। वैसे तो आजम खान अपने परिवार के साथ भले ही अलग अलग जेल में बंद हैं, लेकिन आयकर विभाग की टीम उनके करीबी समर्थकों के आवास पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब आयकर विभाग के निशाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी ठेकेदार रामपुर के नवाब गेट माल रोड पर पूर्व सभासद फरहत अली खान का आवास है, जहां पर शुक्रवार सुबह आयकर की टीम पहुंची और छापा मारा। 2 गाड़ियों में सवार होकर आयकर की टीम अधिकारी फरहत अली के आवास पर पहुंचे थे और अंदर दाखिल हुए। आवास के बाहर सीओ सिटी। खबर है कि इस दौरान आईटी की टीम ने फरहत के परिवार के लोगों से पूछताछ भी की है, जरूरी दस्तावेज खंगालने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब फरहत अली काफी एक्टिव थे। आजम के करीबी होने की वजह से इलाके में उनका रुतबा भी था। वो नगर पालिका के पूर्व सभासद भी रह चुके हैं। खबर ये भी है कि रामपुर में कई जगह आयकर की टीमों ने आजम खान के करीबी ठिकानों पर छापे मारे हैं। यानी आजम की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तो पहले ही आजम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। हाल ही में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से हटाकर अलग अलग जेलों में शिफ्ट भी किया गया है। आजम खान इस वक्त सीतापुर के जेल में है। यानी कि आजम खान भले ही जेल में हो, मगर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रामपुर।
और मध्य प्रदेश में सियासी चहलकदमियां बढ़ गई है। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से नामांकन के कई दिलचस्प नजारे सामने आ रहे हैं। कोई बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंच रहा है, तो कोई गाड़ियों के बड़े काफिले या परिवार के लोगों के साथ। ऐसे में एक उम्मीदवार गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचा। इतना ही नहीं, प्रत्याशी ने नामांकन के वक्त अपने गले में सब्जियों की माला भी पहन रखी थी। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान गधे पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। इमरान ने सब्जियों की माला भी पहन रखे थे। इमरान का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और झारखंड में राजनीतिक बयानों के बौछार के साथ ही राज्य में उठापटक की भी सुगबुगाहट तेज है। जी हां, राजनीतिक हलकों में चल रही तैयारियां अब पार्टियों के चुनावी मोड से इस बात का अंदेशा है कि झारखंड में समय से पहले ही विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, जिसकी वजह मुख्यमंत्री का बयान बता रहा है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए कमर कसने की हिदायत देते देखे जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ईडी की कार्रवाई के चलते झारखंड में जेएमएम ने रुख बदला है, और क्या झारखंड में समय से पहले होंगी विधानसभा चुनाव की दस्तक? ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के लिए तो राजनीतिक दलों को हमेशा तैयार रहना ही चाहिए, और जो चुनाव होगा तो उसमें तो हिस्सेदारी हम लोग चुनाव में लेते ही हैं। तो ये तैयारी तो और होनी है, तो तैयारी भी होनी चाहिए। तो ये इस महापर्व की तैयारी तो स्वाभाविक रूप से होती है। झारखंड में सरकार चल रही है, मगर जेएमएम कांग्रेस अब चुनावी मूड में है। बाकायदा कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का आह्वान किया जा रहा है। तो सवाल ये कि क्या वक्त से पहले झारखंड में चुनाव हो सकता है? यकीनन सवाल बड़ा है, क्योंकि झारखंड में सरकार चला रही जेएमएम और कांग्रेस अब चुनावी मूड में दिखने लगी है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वे चुनाव के लिए कमर कस लें। अब सीएम के बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं कि कहीं ये ईडी की एक्शन का रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का लगातार कसता शिकंजा आने वाले दिनों में किसी बड़ी कार्रवाई की तरफ क्या तस्दीक कर रहा है। तो क्या ऐसे में पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में लग गई है? इधर कांग्रेस के भी कई बड़े नेता लगातार राज्य के दौरे पर हैं और पार्टी की रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। चुनाव के लिए तो राजनीतिक दलों को हमेशा तैयार रहना ही चाहिए, और जो चुनाव होगा तो उसमें तो हिस्सेदारी हम लोग चुनाव में लेते ही हैं। तो ये तैयारी तो और होनी है, तो तैयारी भी होनी चाहिए। तो ये इस महापर्व की तैयारी तो स्वाभाविक रूप से होती है। और आने वाले समय में सांगठनिक आवश्यकताएं क्या है, कैसे मजबूती है, कितनी और मजबूत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई। कुछ दिशा निर्देशों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। पुनः फिर से संगठन की बैठक बहुत जल्द, उसकी नई तिथि आप लोगों को समझ। इधर चुनाव को लेकर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी भी चुनावी तैयारी की बात कर रही है। यही वजह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा कर राज्य भर में गली गली चौक चौराहे पर पार्टी का झंडा उठाए सियासी सफर पर निकले हुए हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का मानना है कि राज्य की हेमंत सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, इस बार जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुख्यमंत्री जी का अब जो सरकार है वो मृत्युशैया पे है, और मृत्युशैया पे अब ये कुछ भी प्रयास कर ले कुछ होना नहीं है। बस अब इस सरकार का राम नाम सत्य तय है। अब इसका अंतिम संस्कार 2024 में राजनीतिक रूप से इस सरकार का हो जाएगा,
क्योंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिससे मुख्यमंत्री जी ने ठगा नहीं, और सब ठगे हुए लोग अगले चुनाव में बैलेट के जरिए उनको जवाब देंगे। अब मुख्यमंत्री सुन रहे हैं नवंबर से जनता आपके द्वार निकालेंगे। अरे भाई, जनता आपको बाहर का द्वार दिखाने को तैयार है। आप लाख जनता के द्वार चले जाए, अब की बार बाहर का द्वार। हालांकि झारखंड में बीजेपी की तरफ से चुनावी तैयारी पहले से की जा रही है। यही वजह है कि 28 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में संकल्प सभा के समापन में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से जनता को संदेश देंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई नेताओं और अधिकारियों पर जांच की आंच दिखाई पड़ रही है, उसमें कभी भी कोई बड़ी राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ सकती है। अब देखना है कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से अपने को चुनावी मैदान में उतार पाती हैं। हालांकि हालात जिस तरीके के हैं, राज्य में उठापटक के साथ चुनाव भी हो सकते हैं। तो क्या वाकई में झारखंड में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।